गए फिर आ गए। हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। देखिए कल वाले क्लास में हमने आपको कक्षा 10 गणित का जो आपका तीसरा चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने इस चैप्टर के बेसिक कंट्रोल के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार के समीकरण को आप दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और हमने इस चैप्टर के अंतर्गत आपको एक्सरसाइज 3.1 का जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको करके बताया था। तीसरा क्वेश्चन हमने आपको करके नहीं बताया था, तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, तो उसको आप कर लेना। अब देखिए इसमें हमको इस वाले क्लास में आपको हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में यानी एक्सरसाइज 3.2 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं उसको पहले आप पढ़ लीजिए ताकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक परिचय पढ़ेंगे। तो बेसिक परिचय में यहाँ हमने पॉइंट टेबल के हिसाब से लिख लिया है। पहले हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। कल वाले क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार के समीकरण को आप दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। यानी अगर हम ये कहते 3x + 5y = 10 तो इसमें x और y है तो ये आपका क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। और हमने कल ये भी आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल आप ग्राफिक विधि में यानी ग्राफिक रूप में उसको कैसे व्यक्त करेंगे और बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 वाले क्वेश्चन भी जो हमने करके आपको बताया था। तो अब इसी के अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा समीकरण युग्म होता है जिसका एक आवर्ती हल होता है और कौन सा ऐसा समीकरण युग्म होता है जो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और कौन सा ऐसा समीकरण युग्म होता है जो कोई हल नहीं होता उसमें यानी उसमें कोई हल नहीं होता है। और इसी के अंतर्गत आपको बताएंगे कि कौन सा समीकरण युग्म होता है जो संगत होता है और असंगत होता है, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों को इस वाले क्लास में आपको करके बता देंगे, ठीक है। तो अभी हमको पहला पॉइंट टेबल में चल जाना है, ठीक है। पहला पॉइंट टेबल हमारे पास क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया x + y = आपका 5 है। इसको हमको क्या करना है, ग्राफिक रूप से हल करना है। क्या करना है, ग्राफिक रूप से हल करना। तो आप कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको ग्राफिक रूप में हल करना है तो इसके लिए आपको पॉइंट टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने x का मान 0 रख लिया तो इसमें जो x का मान रख सकते हो इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, लेकिन हम कुछ संख्या लेकर उसमें मान रख लेते हैं जो नियरेस्ट है और उसी से आपको ग्राफिक रूप में यानी ग्राफिक हल कैसे करते हैं उसको करके बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए x = 0 हमने रख लिया। तो अगर आप x = 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं ऐसे आपको कर लेना है, ये आपका x है ये आपका y है। तो x बराबर हमने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब अगर हमने x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी x = 1 रखने पर y का मान 4, ठीक है। अब अगर x का मान आप 2 रखेंगे तो y का मान 3 हो जाएगा, यानी 2 रखने पर कितना हुआ, 3, ठीक है। अब इसको इसी पर रख देते हैं, इतने पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको हमको ग्राफिक रूप से हल करना है। तो आप क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है। ये हमारे पास x और x' y और y' होता है, तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास इधर क्या होता है, ये x अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर x अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन, इधर y का पॉजिटिव और इधर y का निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हाईएस्ट संख्या जो है 5 तक है, तो 5 तक कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास 1 2 3 4, इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको ग्राफ में करना है, 4 और ये आपका 5 हो गया, ठीक है। अब इसको भी इस तरीके से कर लेते हैं इधर बढ़ा करके, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 और आपका क्या होगा, -5, ये x' है। अब ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो 1 2 3 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 5 और ये y, ठीक। अब ये y अक्ष का क्या था आपका, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक। तो अब हमारे पास ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और -5, ये y अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन, ठीक। अब देखिए इसमें हम कैसे पॉइंट को रखते हैं। तो हमारे पास पहले क्या है, 0, 5 है। तो पहले हम x रखते हैं उसके बाद y। तो x अक्ष पर हमको कितना 0 कदम, तो x अक्ष पर आपका 0 कदम यहाँ होगा। y पर कितना 5, तो y पर 5 देखिए पॉजिटिव है,
तो 5 इस तरफ चलेंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा 0,5। ठीक, 0 तो आपका यहाँ पर ही है, तो इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो 0,5 आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको मान लेते हैं हमारे पास p मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें हमको आगे 1,4, तो 1 हमारे पास ये है और 4 इसको इधर चलेंगे तो आपका 4 यहाँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको q मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा 1,4 ये हो जाएगा। आगे 2,3, तो 2,3 यानी हमको क्या करना है, x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 कदम ये, और फिर y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 कदम, तो 3 आपका यहाँ हो जाएगा, तो यानी आपका क्या हो जाएगा PQS मान लेते हैं, तो ये हमारे पास 2,3 हो जाएगा। ठीक, आप इसी लाइन को मिला दें इसे, तो इसको यहाँ भी कर सकते हैं, तो ऐसे इसको आपको मिला देना है। ठीक, किया, तो ये हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो इस ग्राफ में इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो क्या होंगे, इस समीकरण यानी x + y = 5 का क्या होगा, हल होगा। ठीक, जैसे अगर हमको चेक करना है तो x + y = कितना है 5 है, तो अगर हमको 0,5 पर समीकरण की जांच करना है 0,5 पर, तो x का मान कितना, ये x और ये y है, तो x का मान 0 यानी 0, y का मान 5 तो 5 यानी 5 बराबर कितना हो गया 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, और 1,4 करेंगे तो 1 + 4 कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 इधर 5 इधर, तो आपका क्या होगा, यानी इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी क्या होंगे, इस समीकरण के हल होंगे। ठीक, तो हमने आपको बताया 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। ठीक, अब इसमें हम समझेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल के अंतर्गत कब कौन सा समीकरण एक आदुर्ती हल होता है, कौन सा समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और कौन सा समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होता है, और कब हमारे पास समीकरण युग्म संगत होता है और कब क्या होता है, असंगत होता है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद आते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के अंतर्गत उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आगे समझते हैं कि कौन सा समीकरण युग्म में एक आदुर्ती हल होता है और कौन से समीकरण युग्म में आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और कौन से समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होता है। तो देखिए जब हम आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें हमने आपको पहले क्वेश्चन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया था। समीकरण हमारे पास 2 समीकरण थे, एक पहला आपका ये था और ये आपका दूसरा था। तो पहले और दूसरे समीकरण का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था। ठीक है, आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ग्राफ इस तरीके से बनाया था। और दूसरे वाले का पहला समीकरण ये हमने बनाया, दूसरा समीकरण आपका ये था। ठीक है, और इसका ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से बनाया था और तीसरे वाला ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। ये हमारे पास पहला समीकरण था और ये हमारे पास दूसरा समीकरण था। ठीक, तो इसमें हम कब रेखाएं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे, कब समपाती रेखाएं कहेंगे और कब समांतर रेखाएं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक, अब इसमें देखिए आगे जब 2 रेखाएं, जब एक रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा गुजरती है तो जो रेखा वो होती है वो आपकी क्या होती है, समपाती रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, समपाती रेखा होती है। जैसे अगर हमने एक रेखा ऐसे कर लिया, ठीक, ऐसे हमने एक रेखा हमारे पास हो गया, अब इसी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा आ गई, यानी ऐसे, यानी इस प्रकार कोई दूसरी रेखा आ गई, तो वो जो रेखा होती है वो आपकी क्या होती है, समपाती रेखाएं होती है। आपको भूलना नहीं है। ठीक, तीसरा आपका क्या है, अगर कोई रेखा इस तरीके से है और इस रेखा के समांतर कोई दूसरी रेखा है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब देखिए इसमें हमको बताना है कि कौन सा समीकरण युग्म में, कौन से समीकरण युग्म में कोई हल, मतलब कौन से समीकरण युग्म में कब एक आदुर्ती हल होता है और कब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और कब कोई हल नहीं होता है, ये हमको बताना है। तो अब यहाँ पर समझिए
कि जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बात को समझना, जब कहीं पर लिख लेना, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक आद्युति हल होता है। यहां लिख लेंगे, एक आद्युति हल होता है, एक आद्युति हल होता है। समझ में आ गया कि जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पर क्या होता है, एक आद्युति हल होता है। ठीक है, जब दो रेखाएं अपरिमित रूप से, जब दो रेखाएं एक दूसरे को अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर परिच्छेद करती है, यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट बिंदु है। तो अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर परिच्छेद करें तो वहां पर जो हल होता है, उसका जो हल होता है वो क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। समझ में आ गया होगा, अनेक हल होते हैं। ठीक है, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर परिच्छेद करें, अनेक बिंदुओं से होकर गुजरती हैं, तो वहां पर जो हल होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक, अब इसमें आते हैं, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन होगा ही नहीं। जब कोई भी पॉइंट कॉमन होगा नहीं तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कोई हल नहीं, क्योंकि इसमें तो आपका कोई पॉइंट तो कॉमन होगा नहीं, तो ये आपका क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक, ये आपका होगा। अब इसमें अब हमको बताना क्या है, संगत और असंगत बताना है। क्या बताना है, संगत और असंगत। अब संगत और असंगत कैसे चेक करेंगे, तो अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, एक हल है। ठीक है, अब ऐसे समझो, एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो वो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो ये हमारे पास समीकरण युग्म जो होगा ये आपका क्या होगा, संगत होगा। यहां पर क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये भी तो संगत होगा। ठीक है, यहां पर जब कोई पॉइंट ही कॉमन नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है, तो ये आपका क्या है, असंगत है। ये आपका क्या है, असंगत है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब समीकरण युग्म में एक आद्युति हल होता है और कब संगत होता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और कब संगत होता है, और कब कोई हल नहीं होता और कब असंगत होता है। तो अब कुल मिलाकर इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और एक आद्युति हल है तो वो जो समीकरण युग्म होता है वो आपका संगत होता है। ठीक है, यानी और इस तरीके भी कह सकते हैं, जब संपाती रेखाएं हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो आपका संगत होता है, और जब समांतर रेखाएं होती हैं और कोई हल नहीं होता है तो आपका क्या होता है, असंगत होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद आपको तो ये समझ में आ गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझते हैं कि आपका इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, अब देखिए इसको एग्जाम्पल करने से पहले कुछ इस तरीके भी समझ सकते हैं, कंपेयर करके। जैसे आपका क्या होता है, रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो आपका क्या होता है, x + by + c = 0 होता है। तो इसमें अगर हम तुलना करके देखें, तुलना करके, तो अगर हम तुलना करें तो ये हमारे पास क्या होगा, यानी a1x + b1y और प्लस क्या होगा, c1। ठीक, अब ये हमारे पास क्या होगा, a2x + b2y और प्लस क्या होगा, c2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये a1x + b1y और क्या होगा हमारे पास प्लस c1। इसी प्रकार से a2x + b2y और प्लस c2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी a1x + b1y और प्लस c1 = 0, ये बराबर 0 कर लीजिएगा आप। ठीक है, और a2x + b2y और प्लस c2 = 0। ठीक, अब इसमें देखिए यहां पर अगर हम a1 का मान निकालें तो a1 का मान आप चेक करिए 1 है, और b1 का मान हमारे पास कितना है, -7 है। a2 का मान आप निकाल लीजिए, a2 का मान 1 है। ठीक है, और b2 का मान हमारे पास कितना है, b2 का मान तुलना कर रहे हैं b2y यानी b2 जगह -3 चिन्ह सहित आपको लिखना है, तो b2 बराबर कितना है, -3 है।
C1 की बात कर ले तो C1 बराबर हमारे पास कितना है, इसको इधर लेकर आएंगे प्लस 42 हो जाएगा, और C2 बराबर हमारे पास कितना है आपका, यानी इसको इधर लेकर आएंगे -6 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो A1 हमारे पास क्या है, 1 है, और A2 हमारे पास क्या है आपका, A1 1 और A2 भी 1 है, तो 1 बटे 1 बराबर। ठीक, अब इसमें देखें B1 बटे B2, तो B1 हमारे पास कितना है, -7 है। ठीक, और B2 कितना, -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या ये बराबर है, 1 बटे 1 बराबर है 7 बटे 3 के, नहीं है। ठीक, तो अब जब यहां पर बराबर नहीं है, यानी A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, ठीक है, ये बराबर नहीं, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, तो हमको C1 बटे C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इससे भी चेक कर लेंगे कि अगर A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है, तो आप इतने में आप समझ लेंगे, यानी आप इतने समझ लेंगे कि वो जो समीकरण युग्म होगा, वो समीकरण युग्म क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और एक आदुर्तीय हल होगा, और वो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। तुलना करके, कंपेयर करके, रैखिक समीकरण युग्म क्या तुलना करके आप बता देंगे कि कब प्रतिच्छेदी होंगी और कब कोई हल नहीं होगा, मतलब कब एक आदुर्तीय हल होगा और कब संगत होगा, तो तुलना करके आप बता सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक, ये अब देखिए इसमें आगे आते हैं दूसरे वाले पे, तो दूसरा वाला देखिए हमको क्या करना है, इसमें भी आपको तुलना करना है। ठीक, अब इसके बाद दूसरे वाले समीकरण युग्म में भी तुलना करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, पहले आप इस तरीके से लिख दीजिए, A1 बराबर A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक, तो अब पहले इसमें देख लीजिए, ठीक है, कि A1 बटे A2, A1 बटे A2, तो A1 का मान देखिए कितना है, 3 है, 3 है ना, ऊपर देख लीजिए A1 का मान कितना है, 3 है, यानी A1 का स्थान पे 3 है। A2 जगह पे कितना है, 1 है, तो 1, क्योंकि x का गुणांक 1 इसमें। ठीक, 3 बटे 1 बराबर B1 बटे B2, तो B1 का मान कितना है, B1 का मान आपका 6 है, और B2 कितना है आपका, 2 है, B2 कितना है, 2 है आपका, तो 2 3 6 करेंगे 3 हो जाएगा। C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 आप देख लीजिए कि C1 हमारे पास कितना है, यानी 3900 है, और C2 हमारे पास कितना है, 1300, 0 0 कैंसिल, 13 39 3। ठीक, यानी A1 बराबर A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर यहीं पर बराबर नहीं होता ना, तो हम आगे नहीं करते। जैसे यहाँ पर क्या होगा, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होगा, तो हम C1 बटे C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यही से बता देना है कि अगर A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है, तो वो समीकरण युग्म क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी जो समीकरण युग्म में जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हल उसका क्या होगा, एक आदुर्तीय हल होगा, और समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। अब इसको कैसे बताएंगे आप, तुलना करके, तो इसमें क्या होगा कि अगर A1 बराबर A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, तो वो जो रेखाएं होंगी संपाती रेखाएं होंगी, हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जो समीकरण युग्म बनेगा वो आपका क्या होगा, संगत बनेगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, तो आप देखिए इसमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ऐसे कर लीजिए। अगर बराबर होगा तो ऐसे छोड़ देंगे, बराबर नहीं होगा तो देख लेंगे उसमें कौन बराबर नहीं है। तो A1 का मान कितना है, 2 है, और A2 का मान कितना है, 2 बटे 4। ठीक, ये होगा B1 बटे B2, तो B1 का मान कितना है आपका, यानी 1, और B2 का मान कितना है, 2। ठीक, C1 बटे C2 देख लीजिए, तो C1 का मान आपका कितना है, -160, और ये आपका -30, 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूना 4। तो आप देख लीजिए A1 बराबर B1, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 है, लेकिन ये तो आपका बराबर नहीं है, यानी A1 बराबर A2 बराबर B1 बटे B2 है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो अगर इस तरीके से बन रहा है, तो वो रेखाएं क्या होंगी, इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं होंगी, और उसमें कोई हल नहीं होगा, और जो समीकरण युग्म होगा वो आपका क्या होगा, असंगत होगा। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लियर तरीके से आपको बता दिया कि कोई हल
कोई समीकरण युग, कब कोई हल नहीं होगा, कब एक अद्वितीय हल होगा और कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, कब समांतर रेखाएं होंगी और कब समपाती रेखाएं होंगी। और इसमें हमने आपको बताया कि कौन सा समीकरण युग संगत और कब असंगत होगा। तो आपको इसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेना है, ठीक। तो इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और पढ़िए और बवाल मचाते रहो।